तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिज टू पावर प्रोग्रामर का सिलेबस। यहाँ पर क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या टॉपिक हम लोग छोड़ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आज तक रिपीट हुए हैं वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ब्रिज टू पावर प्रोग्रामर का नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया है तो यहाँ का सिलेबस हम लोग देख देते हैं। फर्स्ट है रिकर्शन। रिकर्शन फ्रेंड्स, हम मुझको पता है बहुत सारे लोग रिकर्शन का नाम से ही डरते हैं, उनको लगता है रिकर्शन क्या ही है, लेकिन रिकर्शन बहुत ईजी होता है और ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिकर्शन आपको नहीं आता है तो ये एग्जाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सिर्फ ब्रूट फोर्स के सहारे आप लोग एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, मैं बहुत कह देती हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस वो डाल रहे हैं ना वो क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट हो रहा है। अगर ब्रूट फोर्स से सिर्फ करने जाओगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना वो प्रोग्राम लिखना कि खुद ही फंस जाओगे, ठीक है। तो रिकर्शन तो टिप्स पे होनी ही चाहिए। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं और ब्रूट फोर्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुम्हारा रिकर्शन कैसे होगा तुमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तभी ब्रूट फोर्स यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एरे एंड स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स में लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस और लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएशंस के क्वेश्चन आते हैं। ये है सब स्ट्रिंग, याद रखना, सब स्ट्रिंग, ठीक है। और ये है सब सीक्वेंस, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बहुत सारे वेरिएशन से क्वेश्चन आते हैं और हर बार हर एग्जाम में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। और यहाँ से बहुत सारे वेरियस क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पहले बता देती हूँ। और ये आया है स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टैक। स्टैक से ट्रैपिंग रेन वाटर, ये क्वेश्चन जो लोग थोड़ा बहुत लीड कोड करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, उनको पता ही होगा ट्रैपिंग रेन वाटर कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टॉक स्पैन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के देगा ही देगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैपिंग रेन वाटर को डायरेक्टली तुमको ऐसा नहीं देगा, तुमको बोल देगा कि सोचो ये एक इलाका है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पोल्स है, ठीक है। अब सोचो कि इसका हाइट 6 है, इसका हाइट 7 है, इसका हाइट 6 है, इसका हाइट 2 है, इसका हाइट 1 है, इसका हाइट 2 है, इसका हाइट 2 है, इसका हाइट 1 है और इसका हाइट 5 है, ठीक है। तो अब तुमको बोलेगा कि इसमें से हम मैक्सिमम साइज की वेयर कहाँ से कहाँ, मतलब किस पोल से किस पोल तक खींच सकते हैं। तो देखो मैक्सिमम जो वेयर हम लोग खींच सकते हैं उस इस 7 और 6 के बीच में से है, ठीक है। इस 7 और 6 के बीच में देखो कितना यूनिट का वेयर खींच सकते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। 4 यूनिट का यहाँ से अगर यहाँ तक खींचते इस 6 से 7 तक तो कितना यूनिट का खींच सकते, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। 3 यूनिट का, तो 3 से 4 बड़ा है, तो ये वाला, ये दो पोल हमको चाहिए सबसे मैक्सिमम वेयर खींचने के लिए। तो यही ऐसा कुछ क्वेश्चंस तुमको देगा। स्टॉक पैन तो पता ही है तुम लोगों को कि कैसे आता है, कि इस तारीख को इतना दाम था स्टॉक प्राइस का, इस तारीख को इतना है, इस तारीख को इतना है, तो तुमको मतलब पूछेंगे कि कौन से तारीख को खरीदने से सबसे ज़्यादा तुम बेच पाते, मुनाफा कर पाते, ऐसा कुछ क्वेश्चंस देगा, ठीक है। हैश मैप एंड हीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैश मैप से मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना कि विदाउट हैश मैप अगर तुम करने जाओगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। हैश मैप अगर जिन लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहूँगी कि हैश मैप एक्चुअली होता क्या है। तो हैश मैप है, सपोज कि 1 2 2 3 3 3 ऐसा है, ठीक है। अब तुमको ये स्टोर करना है, ठीक है। तो 1 के लिए 1 कितना बार टाइम्स 1 है 1, 2 के लिए कितना टाइम्स 2 आया है 2 टाइम्स, 3 के लिए कितना टाइम्स 3 रिपीट हुआ है 3 टाइम्स। तो अब तुमको निकालना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। 3 नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आंसर है मेरा 3, ठीक है। तो ऐसा जब एक ही जगह पे हम लोग को दो चीज़ें स्टोर करवानी पड़ी कि ये है की और की का वैल्यू है ये, ऐसा की और वैल्यू का रिलेशन जब हम लोग को स्टोर करवाना पड़े तब हमको हैश मैप यूज़ करना पड़ता है, ठीक है।
कोई और एग्जाम्पल दे तो क्या दे? ये अगर तुमको थोड़ा कंफ्यूजन लगता है तो मैं इसको दिखाती हूँ। 2 3 3 4 5 5 एंड 5। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है? 5 है। ठीक है, तो आंसर मेरा सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हुआ है? 5। तो 5 मेरा आंसर है। लेकिन अगर इसको समझेंगे कैसे, ऐसा एक चार्ट बनाएंगे तभी ना समझेंगे कि 5 के अगेंस्ट में हमको स्टोर भी तो करना है कि 5 कितना टाइम स्टोर हुआ है, कितना टाइम इसका फ्रीक्वेंसी आया है, सबको तो स्टोर करना पड़ेगा, फिर इसको ना कंपेयर करेंगे। ऐसे जब चीज़ें आएंगे ना तब हम लोगों को हैश मैप यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लाइडिंग विंडो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो देगा ही देगा। एनाग्राम, एनाग्राम का क्वेश्चन। ठीक है, एनाग्राम का कैसा क्वेश्चन रहता है? सपोज कि तुम्हारे पास फॉर है, एक वर्ड है फॉर। ठीक है, अब तुमको एक स्ट्रिंग दिया है AFORXYZYAROSF। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग में तुमको पूछा है कि फॉर कितना टाइम्स है। तो फॉर कितना टाइम्स है ऐसा तुमको सोचना है कि अगर ROF हो तो भी तुमको उसको काउंट करना है एज अ फॉर, ORF हो तो भी तुमको उसका काउंट करना है एज अ फॉर। ठीक है, ठीक है, और FOR हो तो उसको तो काउंट करना ही है। मतलब ऐसा अगर वेरिएशन हो, अगर वर्ड्स थोड़े अगल बगल में चेंज हो जाए तो भी तुमको उसको काउंट करना है। तो ऐसा वर्ड्स कितना टाइम्स है देखो, एक टाइम। ठीक है, ROF एक टाइम। ठीक है, अब देखो ROF है लेकिन बीच में ऐसे ऐसा नहीं ले सकते, ये तो एक वर्ड नहीं बन रहा है ना एक साथ, एक साथ तो नहीं है, तो इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि बीच में ऐसे अगर नहीं आता तो इसको भी कंसिडर करना पड़ता। तो इस स्ट्रिंग में ये जो वर्ड है ये कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग ये क्वेश्चन ब्रूट फोर्स में सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। ये कितना इजीली हो जाता है अगर तुमको सिर्फ स्लाइडिंग विंडो पता हो तो। ठीक है, इसलिए स्लाइडिंग विंडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूट फोर्स में हमेशा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन देता ही है। ठीक है, बाइनरी सर्च उसके बाद जो है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलती हूँ, ये इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आता है, अगर तुम्हें वो पता होगा तो बहुत इजी। सीलिंग, फ्लोर, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो अगर बाइनरी सर्च तुमको पता होगा तो बहुत अच्छा होगा और उससे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे बाइनरी सर्च इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन करना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसका रैंकिंग थोड़ा नीचे ही है। स्लाइडिंग विंडो सबसे इम्पोर्टेंट है, हैश मैप बहुत इम्पोर्टेंट है और डायनेमिक और रिकर्शन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्टैक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एग्ज़ाम के लिए जो तुम छोड़ सकते हो वो है ग्राफ, जिससे हम सभी को डर लगता है, और ट्री। मैंने कभी भी नहीं देखा है कि इसका कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हुए एग्जाम में, तो इसको तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, इतना तुमको खैरियत है कि इसको तुम छोड़ सकते हो। लेकिन ये जो टॉपिक्स है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, ब्रूट फोर्स, स्टैक, हैश मैप, हीप, स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च, इसको छोड़ने की गलती भी मत करना क्योंकि इसको अगर तुमने छोड़ दिया ना तो एग्जाम शायद तुम्हारा ना क्लियर हो पाए। ठीक है, ब्रूट फोर्स और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है। और मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करूँगी जहाँ पर मैं इस सब का टॉपिक का क्वेश्चंस करवाऊंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, एकदम टेक्निकल वे में, ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर रहे, एकदम टेक्निकल वे में ABCD से लेके Z तक जैसे जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे, कोई भी क्वेश्चन उठा के हम लोग नहीं सॉल्व करके। और गाइस प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना ताकि तुमको समझ आए कि स्टैंडर्ड क्या है एग्ज़ाम का। अगर स्टैंडर्ड समझना है एग्ज़ाम का, कैसा क्वेश्चन आते हैं वो तुमको समझना है, तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले वाले महीने में कौन सा क्वेश्चन आया था वो सब देखो, कुछ कुछ मैंने अपलोड किया है, कुछ कुछ अगर तुम्हें मिले तो भी उसको प्रैक्टिस करो। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, मैं उसको पढ़ लूँगी और अगर मुझे वो इम्पोर्टेंट लगा तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करवा दूँगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।